हेलो बच्चों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागतम है। और आज का नया टॉपिक हम लोग पिछला जो टॉपिक पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? पिछले जो पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए थे? पिछले अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़े थे अंड जनन के बारे में। सही, अंड जनन पढ़े थे, फिर अंडाशय की संरचना पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? अंडाशय की संरचना, और क्या पढ़ लिए थे, है ना? अंडाशय की संरचना और आपको अंड जनन की प्रक्रिया पूरा हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मासिक धर्म। आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक हमारा होगा मासिक धर्म होगा। सही, आज का टॉपिक होगा मासिक धर्म, और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या देंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। नहीं, इसे हम क्या देंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या देंगे, यानी कि मास एमसी, शॉर्ट में कहते हैं एमसी कहते हैं। ठीक है, चलो देखा जाए थोड़ी आगे, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मासिक धर्म क्या होता है और कहाँ होता है और किस में होता है। ठीक है, तो पहले और डिफिनीशन लिख लेते हैं। चलो डिफिनीशन लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे, है ना, मासिक धर्म। अगर डिफिनीशन लिखा जाए तो हम लोग मासिक धर्म, चलो डिफिनीशन ही पूरा लिखते हैं, लिखेंगे मादा प्राइमेट, मादा प्राइमेट। प्राइमेट में आपको मादा प्राइमेट में कौन कौन आता है? तो मनुष्य आता है। ठीक है, और कौन आएगा? तो बंदर आ जाएगा, और कौन आएगा? तो गोरिल्ला आ जाएगा। ठीक है, ये सब गोरिल्ला आ गया। के, ठीक है, के जनन अंगों में होने वाले जनन, होने वाले जनन चक्र, होने वाले जनन चक्र को ही क्या कहते हैं? मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मासिक धर्म कहते हैं। चलो फिर से आपको बोल दूं थोड़ी। चलो क्या बोले कि मादा प्राइमेट। सबसे पहले देखो प्राइमेट, एक प्राइमेट, एक अभी आगे चल के आपको नॉन प्राइमेट बताएंगे। प्राइमेट का एग्जाम्पल आपका मनुष्य हो गया, बंदर और गोरिल्ला। इसके मादा, नर नहीं, इसके मादा के जनन अंग जो होगा उसमें होने वाले कुछ जनन चक्र होंगे जो हर मंथ चलता रहेगा, है ना, तो उसी को हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो दो चार पॉइंट लिख ले मासिक धर्म के बारे में। ठीक है, मासिक धर्म के बारे में अगर पॉइंट लिखा जाए, ठीक है, तो मासिक धर्म जो होता है, मासिक धर्म की शुरुआत जो होती है, मासिक धर्म की शुरुआत जो होती है किसी मादा में, किसी मादा में शुरुआत जो होती है कब होती है? ये होती है प्यूबर्टी में होती है, यानी कि यौना आरंभ में होती है। कब होती है? होती है प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी या इसी को कहते हैं यौना आरंभ में, यौना आरंभ में, या फिर, है ना, यौना आरंभ में होता है। और एक बात आपको याद रखना है, पहला मासिक धर्म को, सही, पहला जो मासिक धर्म होगा किसी भी मादा में, पहला जो मासिक धर्म होगा, ठीक है, उसे हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं। पहला मासिक धर्म को हम लोग कहते हैं रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं रजो दर्शन हम लोग कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं मीनार्की कहते हैं, मीनार्की कहते हैं। ठीक है, तो मीनार्की आप लोग याद रखिएगा, पहला मासिक धर्म को कहते हैं। सही, आगे चला जाए। अब देखो जो मासिक धर्म होगा ना, मासिक धर्म जो होगा, मासिक धर्म जो होगा, ठीक है, मासिक धर्म जो होता है वो लगभग 28 या 29 दिन की अवधि की होती है। दिन
दिन अवधि की होती है, फिर से लिखता हूं, दिन के अवधि की होती है। सही, दिन के अवधि की होती है। ठीक है, ये लगभग 28 या 29 दिन जनरल है, लगभग है। ठीक है, हम यहां लिखता हूं लगभग। अच्छा, ये फिर एक मंथ बाद फिर 28 डेज हुआ, फिर से रिपीट होगा। अच्छा, इसकी जो संख्या है ना वो लगभग तो 28 या 29 दिन है। ये घट सकता है, ये घट नहीं सकता है, बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, कब बढ़ सकता है? जब स्वास्थ्य खराब हो या कमजोरी हो तो ये कुछ दिन डिले हो सकता है। ये नॉर्मली है, माना जाता है 28 या 29 डे, है ना, फिर से रिपीट होगा, है ना, फिर 28-29 दिन फिर रिपीट होता जाएगा। इस तरह से हर मंथ चलता रहता है, इसीलिए इसको हम मासिक धर्म कहते हैं। मासिक मतलब महीना, और ये धर्म कहते हैं मासिक धर्म। अब देखो, इसके ढेर सारे नाम हैं, तो उस नाम को आपको हम बता देते। बहुत सारे नाम हैं इसके, है ना, तो हम लोग नाम कहते हैं, इसके लिखते हैं। देखो, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। मासिक धर्म के अन्य नाम हम लोग लिखेंगे, मासिक धर्म के, है ना, अन्य नाम। अन्य नाम होते हैं, जैसे कि इसका नाम हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव क्या कहते हैं? चक्र भी कहते हैं। और इसका नाम होता है माहवारी, इसका नाम होता है माहवारी, इसका नाम हो जाता है। या शॉर्ट में हम इसे, है ना, मासिक धर्म हो गया, मासिक चक्र भी कहते हैं इसे, मासिक चक्र भी कहते हैं इसे। ठीक है, इंग्लिश में, है ना, मासिक चक्र, इसे हम इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। और इसी को शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट में एमसी भी कहते हैं। सही, इतने सारे इसके नाम हो जाते हैं। ऋतुस्राव चक्र, माहवारी, मासिक धर्म या मासिक धर्म, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहीं धर्म भी होता है। ये सारे इसके नाम हो गए। चलो अब आ जाओ, ये जो मासिक धर्म है ना, अभी आपको बताया गया कि मासिक धर्म शुरुआत कब होता है? तो प्यूबर्टी के एज में होता है। ठीक है, लेकिन सर ये इसके बाद क्या जिंदगी भर चलता रहता है? तो हम बोलेंगे नहीं, है ना। मासिक धर्म जो होता है लगभग एवरेज, अगर वोमेन में, किसी मादा में अगर माना जाए तो 45 से 55 बरस, है ना, के बीच, या लगभग हम लोग मानेंगे। एनसीईआरटी आपकी लिखती है लगभग 50 बरस के बाद क्या होता है? बाद जो होता है मासिक धर्म रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। इसे हम लोग कहते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको कहते हैं मीनोपॉज कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। सही, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको कहते हैं मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, अब देखो रुक गया, यानी कि हम कह सकते हैं अगर मीनोपॉज हो गया, मासिक धर्म अगर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? चलो थोड़ी और लिख लिया जाए कि मासिक धर्म के बीच में, मासिक धर्म के बीच, यानी कि हम बोलेंगे बीच, यानी कि कौन सा दिन? बीच बोले तो कौन सा दिन? बीच बोले तो कौन सा दिन? तो बीच हो जाएगा, है ना, यानी कि 28 दिन का मासिक धर्म हो गया। हम मान लेते लगभग हो गया 28 दिन का, लगभग हो गया 28 दिन का हो गया मासिक धर्म हो गया। तो उसके बीच का दिन कितना हो गया? तो 14वें दिन, है ना। 14वें दिन अंडाणु का उत्सर्जन होता है। अंडाणु का क्या होता है? अंडाणु का उत्सर्जन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्जन। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अंडोत्सर्जन कहते हैं। अब देखो, मासिक धर्म जो हो रहा है 28 दिन, तो उसके 14वां दिन क्या हो रहा है? अंडा निकल रहा है। सही, तो अंडा निकल रहा है। अगर मासिक धर्म नहीं होगा तो सर अंडा नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं, है ना, एक मादा का प्रजनन काल जो होता है
हम कह सकते हैं एक मादा का प्रजनन काल जो होगा, एक मादा का प्रजनन काल, एक मादा का प्रजनन काल जो होगा, प्रजनन काल जो होगा यानी कि प्रजनन कर सकती है, तो वो कहां से कहां तक हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यानी कि रजोदर्शन, यानी कि पहला जो स्टार्ट होगा रजोदर्शन से लेकर कहां तक हो जाएगा, मीनोपॉज तक हो जाएगा। यानी कि मीनोपॉज तक वो क्या कर सकती है ना, मीनोपॉज से पहले, मीनोपॉज से पहले तक नहीं, मीनोपॉज से पहले तक, रजोदर्शन के बाद, रजोदर्शन के बाद और मीनोपॉज से पहले तक की जो अवस्था हो जाएगी ना, उसमें वो क्या कर सकता है, या प्रजनन कर सकता है, यानी कि प्रजनन यानी कि बच्चे पैदा कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि अंडाणु मासिक धर्म में ही, मासिक धर्म के 14वें दिन ही क्या हो रहा है, निकल रहा है। अगर अंडाणु निकल रहा है तो शुक्राणु आएगा, दोनों के बीच क्या होगा, निषेचन होगा, ठीक ना। चलो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर डिफिनेशन लिखना है मासिक धर्म के बारे में तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बातें आगे करते हैं, देखो है ना, इसके बाद थोड़ी क्या कर ले, अब देखो ये इसको थोड़ी अब डेप्थ में पढ़ते हैं और डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्टेज होती है। चलो अब थोड़ी बात कर ले कि जो मासिक धर्म है, मासिक धर्म के है ना, एक मिनट, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म या चक्र, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्था या चरण देख लेते हैं, की अवस्था देख लेते हैं, ये किस तरह से होता है, स्टेज देख लेते हैं। तो पूरा मासिक धर्म को हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला को कहते हैं हम लोग है ना, पहला को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, या मासिक अवस्था कहते हैं, मासिक अवस्था कहते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है, इसी का दूसरा नाम होता है ब्लीडिंग फेज। क्या नाम हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग फेज हो जाएगा। रक्तस्रावी अवस्था हम कह सकते हैं, रक्त श्रावी अवस्था कह सकते हैं हम, रक्तस्रावी अवस्था हम कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो स्टेज है उसे हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज, उसे हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज बोलेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे पुटकीय, क्या बोलेंगे, पुटकीय अवस्था बोलेंगे। इसका भी दूसरा नाम होता है, इसका भी क्या होगा, दूसरा नाम होगा, दूसरा नाम हो जाएगा है ना, दूसरा नाम इसका हो जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या कहते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं प्रोचुरोद्भवन, है ना, प्रोचुरोद्भवन, भवन, ठीक है, प्रोचुरोद्भवन अवस्था हम कहते हैं, ठीक है। तीसरा आ जाए, तीसरा इसमें एक और अवस्था होगा, तीसरा में इसको कहते हैं अंडोत्सर्जन अवस्था। कौन सी अवस्था, अंडोत्सर्जन अवस्था, यानी कि इसको हम बोलेंगे कौन से, इंग्लिश में बोलेंगे ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन फेज बोलेंगे, ओव्यूलेशन फेज बोलेंगे। और अंत में जो हो जाएगा उसको कहते हैं हम लूटियल फेज। कौन सा फेज, लूटियल फेज कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज कहते हैं। हिंदी में क्या क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे है ना, इसको बोलेंगे पीत पिंडक अवस्था। कौन सी अवस्था, पीत पिंडक अवस्था, या फिर एक और नाम हो गया सिक्रेटरी को कहते हैं स्रावी अवस्था। कौन सी अवस्था, स्रावी अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये सारे देखो 4 भाग में डिवाइड हम लोग कर लिए।
पहला हो गया मेंस्ट्रुअल फेज या मासिक अवस्था, या ब्लीडिंग फेज या रक्तस्रावी अवस्था, ठीक है। फिर हो गया फॉलिकुलर फेज, पुटिकीय अवस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज या प्रोचुरध्ववन फेज। अब क्या होता है डायग्राम से आराम से हम लोग देख लेंगे। अंडोत्सर्जन अवस्था या फिर ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज या पीतपिंडक अवस्था, और सिक्रेटरी फेज या स्रावी अवस्था। देखो सबको डायग्राम से हम लोग इजीली से समझ में लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे। और थोड़ी अब डायग्राम के साथ सबको देखते हैं। चलो शुरू करते हैं डायग्राम के साथ। एक मिनट प्रीवियस हो गया, नेक्स्ट पेज। चलो देखो, अब हम लोग इसको डायग्राम के साथ देखो समझ लेते हैं। यहीं पे आप लोग याद करते हुए चलना, कुछ कुछ पॉइंट यहीं पे आपको लिख दूंगा, आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। चलिए ठीक है, चलो शुरू किया जाए। देखिए इसमें आपको लगभग 4 कॉलम बना हुआ है, ठीक है। 4 कॉलम देखिए बना हुआ है। एक जो है, पहले ये आ जाओ, दिन कितने हो गए। सबसे पहले देखा जाए, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 16, ये लगभग 28 यानी कि 29 डे तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना, 29 डे तक, 28 या 29 डे तक, तो यही यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते शुरू किया है, यहाँ से हम 1 मान लेते, यहाँ पे 14 मान लेते, यहाँ पे 21 मान लेते, और यहाँ पे हम लोग 29 मान लेते, सॉरी 29 21 हो गया 1, चलो यहाँ पे हम लोग 28 या 29 ऐसे मान लेते हैं। चलो रहने दो, 28 या 29, इसको 20 मानते, इसको 25 मान लिए, इसको हम 28 या 29 मान लिए, ठीक है। देखा जाए थोड़ी यहाँ पे, अब देखिए 1 से लेके 29 तक हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन है ना। पहले 4 कॉलम है, ये देखो एक गर्भाशय घटनाएं, सही। गर्भाशय घटनाएं के मतलब हो गया, आपको जो हम है ना, आपको गर्भाशय का स्ट्रक्चर पार के बताए थे, आपको याद होगा। गर्भाशय में हमने आपको 3 दीवारें बताई थी, याद है क्या। गर्भाशय में हम लोग 3 दीवारें बताई थी। सबसे अंदर वाला का नाम आपको याद है क्या, क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। यानी कि सबसे अंदर वाली जो दीवारें थी उसका नाम था अंतःगर्भाशय अस्तर, नहीं अंतःगर्भाशयी अस्तर, ठीक है। तो उसी का ये गर्भाशय अस्तर का ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अंतःगर्भाशय अस्तर हो गया, इसका नाम हो गया, क्या हो गया, अंतःगर्भाशय अस्तर हो गया। इसको कहते हैं गर्भाशय अस्तर, यानी कि इंडोमेट्रियम, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया इंडोमेट्रियम, ठीक है, इंडोमेट्रियम हो गया। फिर ये तो हो गया इंडोमेट्रियम। इसमें क्या परिवर्तन होगा अभी देख लेते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है अंडाशय हार्मोन। जो हम लोग अंडाशय पढ़ते हैं ना, अंडाशय जो पढ़ते हैं उससे भी हार्मोन निकलता है। 2 टाइप का हार्मोन हो गया अंडाशय का, एक का नाम हो गया ईस्ट्रोजन, एक का नाम हो गया ईस्ट्रोजन, और दूसरे का नाम हो गया प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और तीसरा जो कॉलम आपको मिल रहा है, सही, ये उसी कॉलम में है। इसमें अंडाशय में भी घटनाएं होती है। अंडाशय क्या कुछ संरचना पड़ा है पता है, उसमें फॉलिकल्स बदलता रहता है, उसमें विकास होता रहता है फॉलिकल्स का। आपको याद होगा अगर पढ़े हैं पिछला वीडियो, तो आपको पहले पढ़ाए थे प्राइमोर्डियल सेल, फिर में उसमें होता है, फिर बदलता है तो प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्सरी फॉलिकल्स, और फिर ग्राफियन फॉलिकल्स, याद है। फिर उसमें अंडाणु बाहर निकलता है, फटता है, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। ये सब बातें आपको पढ़ा है, तो वही यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। ये देखो प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ये हो गया प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ये देखो प्राइमरी फॉलिकल्स, ये देखो सेकेंडरी फॉलिकल्स, देखो इसमें है ना ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, और इसमें परिवर्तन हो रहा है। और इसकी बात करें तो ये टर्सरी फॉलिकल्स, और ये हो गया आपका देखो एंट्रम आ गया, इसमें भी एंट्रम है,
इसमें भी इंटरम हो गया, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल्स। ये कौन सा हो गया, ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया। ठीक है, फिर देखो आगे देखो, अंडाणु यहां अंडोत्सर्ग हुआ, बाहर हो गया, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, फिर ये बदल जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, पीत पिंड में, और फिर ये डिग्रेड होके हरासी पीत पिंड बना लेगा। देखो इसके बाद का ये देखो, ये है पीयूष ग्रंथि हार्मोन, ये ब्रेन से है ना, ब्रेन के एंटीरियर प्यूटेटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से भी दो हार्मोन निकलते, एक का नाम होता है LH और एक का नाम होता है FSH। ठीक है, अब देखो इसमें डायग्राम में देखना, पहले फेज लिखता हूं फिर आपको डायग्राम में वापस आता जाता हूं। चलिए फेज देखो, यहां पे हम लोग करेंगे 1 से लेके लगभग 5 दिन तक, 1 से लेके लगभग 5 दिन तक, इसको हम बोलेंगे ऋतुस्राव या रजोधर्म फेज बोलेंगे। फिर हम लोग 5 दिन के बाद है ना लगभग 13 दिन तक, 5 से लेके 13 दिन को हम बोलेंगे पुटकीय प्रावस्था या फिर बोलेंगे पुंजभवन प्रावस्था। फिर लगभग 14वां दिन हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंडोत्सर्ग फेज, इसको बोलेंगे कौन सा, अंडोत्सर्ग फेज बोलेंगे। ठीक है, इसी दिन अंडा क्या होगा, बाहर फूट के बाहर निकलेगा। आगे फिर आइए, आगे फिर जब फूट के बाहर निकला जो बाकी बचा है ना, फिर सिक्रीट होगा, तो इसको बोलेंगे स्रावी प्रावस्था। बाकी 14वां दिन के बाद को बोलेंगे, 14वां से लेके 29वां दिन को बोलेंगे स्रावी प्रावस्था। अब हम लोग बारी बारी से देखो, यहां से लेके इस बीच में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में लिखेंगे, यहां पे इसके बारे में क्या परिवर्तन हो रहा है फिर लिखेंगे, 14वां दिन क्या हुआ फिर लिखना है, और 14वां दिन के बाद होगा क्या लिखना है। आइए बारी बारी से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आपको लग रहा है यहीं पे लिख दिया जाए, सही, आइए यहीं पे लिखते हैं, चलो यहीं पे लिख दिया जाए, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए पहला कौन सा था, पहला अवस्था जो था, पहला कौन सा अवस्था था, पहला बोले थे ऋतुस्राव चक्र है ना, ऋतुस्राव या रजोधर्म या फिर मेंस्ट्रुअल फेज बोले थे, नहीं मेंस्ट्रुअल फेज बोले थे, मेंस्ट्रुअल फेज बोले थे। इसमें देखो क्या होगा, तो इसको बोलेंगे शुरुआती प्रावस्था है, मासिक धर्म की क्या है, शुरुआती प्रावस्था है। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ये मासिक धर्म की शुरुआती अवस्था है। इसमें क्या होता है, तो ये जो होता है 1 से लेके 5 दिन, 1 से 3 या 5 दिन तक होता है, 1 से 3 या 5 दिन तक होता है, तो हम बोलेंगे 1 से 3 या 5 दिन तक होता है। ठीक है, होता है। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, तो ब्लीडिंग होगी। इसमें क्या होगी, ब्लीडिंग होना, यानी कि रक्त का स्राव होगा। रक्त का क्या होगा, रक्त का स्राव होगा। भाई रक्त का स्राव क्या होगा, रक्त का स्राव होगा। रक्त का स्राव क्यों होगा, तो रक्त का स्राव इसीलिए होगा, रक्त का स्राव इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे गर्भाशय की अंतः अस्तर यानी कि इंडोमेट्रियम की दीवार क्या हुई, इंडोमेट्रियम टूटती है ना, टूटती है। और साथ में रक्त की नलिकाएं भी, साथ में रक्त की नलिकाएं भी टूटती हैं। इसीलिए है ना, इसी कारण से इसको हम कहते हैं कौन सा, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर किसी को है ना, अगर ये बात अगला पीरियड में अगर नहीं आ रहा है ब्लीडिंग, तो माना जाता है कि उसकी प्रेगनेंसी है ना ग्रहण कर ली है, यानी कि गर्भावस्था को धारण कर लिया है। ठीक है, तो अगर अगला फेज में इसके बाद अगर नहीं आएगा ब्लीडिंग तो फिर ठीक है। आगे देखिए, दूसरा आ जाए। दूसरा ये हो गया, इसके बारे में इतना लिखना था। बाकी जो हार्मोन कौन कौन सा है, तो अभी देखो यहाँ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, इसमें बाकी कोई चेंज इसमें नहीं लिखना है।
अब आ जाए 5वां से लेके 13वां दिन तक। अगला अवस्था का नाम लिखते हैं पुटिकीय प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? पुटिकीय प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें थोड़ी आ जाओ, इसमें क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो इसमें अगर परिवर्तन की बात करें तो आ जाओ, देखो इसमें क्या होगा, जो अभी जो ब्लीडिंग के बाद दीवारें टूटी है, यहां पे फिर से बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें गर्भाशय की जो दीवार होगी, गर्भाशय की दीवार होगी। अच्छा पहले दिन लिख लेते हैं, पहले दिन लिख लो, सही लिखेंगे है ना। ये 5वें दिन से 13वें दिन तक चलता है, ठीक है, चलता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा है ना, इसमें जो होगा गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की दीवार, पहले लिख ले, पहले एक मिनट ये लिख लो, सही, हाँ लिखो, गर्भाशय की दीवार बनना शुरू होता है। कौन सा दीवार होगा, तो इंडोमेट्रियम बनना शुरुआत होता है। चलो आगे थोड़ी पॉइंट लिख लिया जाए भाई। तो इसमें जो हो गया है ना, इसमें अगर बात करें तो देखो यहाँ पे जो अंडाशय पुटक है, ये भी क्या होगा, परिपक्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी जो फॉलिकल्स होगा है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस तक में, तो हम ये हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें बार बार विकास करते हुए है ना, ये चेंज हो जाएगा किस में, ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाएगा। और क्या बदलाव आएगा, तो देखो थोड़ी यहाँ पे देखो, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है एफएसएच और एलएच है ना, इसकी भी मात्रा बढ़ती हुई जाएगी। तो लिखेंगे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन कौन, एलएच एंड एफएसएच की मात्रा बढ़ेगी। और इसी के मात्रा बढ़ने से ये जो आपका फॉलिकल जो बदल रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी, इसमें क्या होता जाएगा, बदलाव आता जाएगा। और जो गर्भाशय की दीवार भी जो चेंज हो रहा है, वो सारे किसके वजह से हो रहा है, हार्मोन की वजह से, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से भी चेंजिंग आ रही है। तो हम ये भी हार्मोन लिख देंगे, आप लोग लिख लेना, थोड़ी जगह नहीं बचा है। चलो आगे थोड़ी बात किया जाए। अब आ जाओ 14वां दिन। अब कौन सा दिन है, अब आ जाओ तीसरा अवस्था है 14वां दिन। 14वें दिन जिसको हम कहते हैं, अब इसको फेज कौन सा हो गया, तो पहले फेज लिख ले। तो फेज लिखते हैं अंडोत्सर्ग। कौन सा, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग अवस्था लिखते हैं, या फिर इसी को लिखेंगे ओव्यूलेशन फेज। कौन सा फेज, ओव्यूलेशन फेज, ठीक है। ओव्यूलेशन फेज में क्या होगा, तो इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें देखो थोड़ी सी है ना, इसमें खास करके यहां पे देखना, इसमें जो पीयूष ग्रंथि है ना, एलएच और एफएसएच, खास करके एलएच, इसकी मात्रा अचानक से क्या कर जाती है, वृद्धि कर जाती है ना। इसकी मात्रा अचानक से वृद्धि करने के कारण ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है ना, ये फट जाता है और इससे अंडाणु जो है ना बाहर निकल जाता है। इससे अंडाणु क्या होगा, ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु है, इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और फिर थोड़ी एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ी हुई रहेगी अंडाणु से। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे अभी भी गर्भाशय की दीवार क्या हो रही है, विकसित
हो रही है। तो हम लिखेंगे ये सब पॉइंट, सारी पॉइंट यहां पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि 14वें दिन ठीक है, LH की मात्रा अचानक LH की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाती है। हम लिखेंगे 14वें दिन LH की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है ठीक है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? LH सर्ज कहते हैं। LH सर्ज कहते हैं। और इसके कारण से क्या होगा कि अंडाणु है ना, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होगा, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा और इससे फटने के बाद क्या होगा? अंडाणु क्या होगा? अंडाणु बाहर आ जाएगा ठीक है, बाहर आ जाएगा। ये रहा अंडोसर की कहानी ठीक है, अंडोसर की कहानी ये रहा। अब आ जाओ, अंडोसर 14वां दिन हो गया। अब जो है अंडोसर की कहानी के बाद अब जो आता है चौथवा फेज, उसे हम कहते हैं लूटियल फेज। क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं स्रावी अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? स्रावी प्रावस्था कहते हैं। स्रावी प्रावस्था कहते हैं। इसमें क्या क्या होगा है ना, इसमें क्या क्या होगा तो थोड़ा आओ आराम से देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। तो देखो थोड़ी, अब देखो इसमें क्या होगा। पहले हार्मोन आ जाओ, इसमें देखो अब वो बढ़ गया। अब ये सब इसकी जो मात्रा है वो नॉर्मल फिर आ जाएगा, LHFSH नॉर्मल हो जाएगा ठीक है। अब इसमें देखो जो अंडाणु जो बाहर निकला है ग्राफियन फॉलिकल के फटने से, बाकी तो बच गया ना, बाकी जो बचा है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसे हम कहते हैं पीत पिंड। इंग्लिश में आपको याद नाम होगा, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो गया और इससे जो है ना एक हार्मोन निकलेगा जिसे हम कहते हैं FSH, फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इससे निकलेगा ना तो देखो यहाँ पे, सॉरी FSH नहीं, एक मिनट, इससे निकलेगा एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा नाम है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा। अब देखो ये हार्मोन जो है, देखो यहाँ पे इसका लेवल देखो बढ़ गया क्या? प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफी यूजफुल है ना, प्रेगनेंसी को करवाने के लिए, या फिर आरोपण जो होगा ना, अगर निषेचन हुआ है तो जो निषेचन होने के बाद युग्मनज होगा, फिर भ्रूण जो बनेगा उसको दीवार में, एंडोमेट्रियम की दीवार में सुरक्षित रखने के लिए क्या हो जाएगा? ये आवश्यक हो जाएगा। अच्छा उसको माहौल देगा। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे है ना। तो यहां पे अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। और देखो, अब देखो गर्भाशय की जो दीवार है वो पूरा का पूरा बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। और बनाने में भी प्रोजेस्टेरॉन का क्या है? हाथ है। प्रोजेस्टेरॉन इसमें हेल्प कर रहा है। तो ये सारी बात हम लोग लिख लेते हैं। चलो आ जाओ लिखते हैं सारी बातें। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें अगर बात किया जाए तो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग, यानी कि इसमें जो है पीत पिंड का निर्माण होगा। पीत पिंड का क्या होगा? निर्माण होगा ठीक है। और पीत पिंड से हम लिखेंगे, पीत पिंड से क्या निकलेगा? पीत पिंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा ठीक है। और ये हार्मोन जो है, हार्मोन निकलेगा, थोड़ी सही लिख दूं, हार्मोन क्या होगा? हार्मोन निकलेगा। और ये जो हार्मोन होगा, ये हार्मोन जो होगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का काम सुन लो। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होगा? ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ठीक है, ये क्या करेगा?
आरोपण में सहायक करेगा, है ना, आरोपण में आरोपण, है ना, आरोपण में सहायक होगा। ठीक है, आरोपण में क्या होगा, सहायक होगा। दूसरी कंडीशन ये है, अब देखो यहां पे दो कंडीशन बनेगा। अगर निषेचन हुआ, सही, अगर निषेचन हुआ, और दूसरा अगर निषेचन नहीं हुआ, अगर निषेचन नहीं हुआ, अगर निषेचन नहीं हुआ, तो देखो दो कंडीशन है। अगर निषेचन होगा तो प्रोजेस्टेरोन तो बढ़िया से पीत पिंडक प्रोजेस्टेरोन निकालेगा और गर्भाशय की दीवार में, इस दीवार में आराम से जो भी जायगोट यानी कि जो भी भ्रूण का सेल का स्टेज होगा उसको इसमें क्या करेगा, आरोपण करवाएगा। सही, ये आपको बढ़िया वाला माहौल कौन देगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर निषेचन नहीं हुआ, सही, तो फिर देखो ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये डिग्रेड हो जाएगा, इसकी साइज है ना, फिर ये समझो कि हरासी हो जाएगी और डिजनरेट होके फिर बदल जाएगा। इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, एल्बिकेंस कहते हैं। फिर इसमें चेंज होके फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर निषेचन नहीं हुआ, है ना, निषेचन अगर नहीं हुआ, तो अगर निषेचन होगा तो फिर जो जायगोट बनेगा तो उसको फिर जायगोट के बाद जो मुरला ब्लास्टुला का स्टेज आएगा उसको फिर गर्भाशय की दीवार में क्या कराएगा, आरोपण करवाएगा। और वहां पे आरोपण करवाने में हेल्प कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी कि प्रेगनेंसी करवाने में भी जिम्मेदार कौन होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। नहीं हुआ, मान ले नहीं हुआ, तो फिर दीवारें जो है 25 या 27 दिन के बाद फिर से जो ये जो आपका जो साइकिल है ना, शुरुआत का जो साइकिल था ब्लीडिंग स्टेज, फिर से ब्लीडिंग स्टेज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और फिर से दीवारें टूटेंगी और जो 28 दिन का जो रिपीटेड साइकिल चल रहा है फिर से अगला मंथ चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर अगला मंथ अगर मासिक धर्म नहीं चला तो हम मानते हैं कि मासिक धर्म अगर अगला महीना नहीं चला तो हो सकता है कि, है ना, प्रेगनेंसी स्वीकार कर ली हो, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई हो। ठीक है, या फिर किसी कारण से ये डिले भी हो सकता है शरीर में स्वास्थ्य कमजोरी हो, है ना, तो इसके कारण भी 5 दिन 10 दिन डिले हो सकता है ना। तो प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी जो भी महिलाएं धारण की हैं उसमें मासिक धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको नोट में लिख दूं, नोट में अगर पॉइंट अगर लिख दूं आपको, ठीक है, नोट में अगर पॉइंट लिख दूं, चलो नोट में अगर लिख दूं, नोट में पॉइंट लिख दूं कि मासिक धर्म, ठीक है, मासिक धर्म गर्भावस्था को धारण किए, गर्भावस्था को धारण किए महिलाओं में नहीं होता है, महिलाओं में क्या होगा, महिलाओं में नहीं होता है। ठीक है, ये बातें आप याद रखोगे। एनसीईआरटी कुछ कहती है, अगर जिस भी महिला को अगर मासिक धर्म, है ना, मासिक धर्म चल रहा है तो उसमें कहता है, कुछ एनसीईआरटी कहता है कि स्वच्छता, है ना, सबसे जरूरी है। तो स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पर डे स्नान कहता, यानी कि प्रतिदिन स्नान करनी चाहिए, प्रतिदिन क्या करनी चाहिए, प्रतिदिन स्नान करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए, नैपकिन का इस्तेमाल यानी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल, नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, या फिर साफ कपड़ा, घर में बने हुए साफ कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं, और जो है साफ कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब बातें आपको थोड़ी याद रखनी है ना। और
है ना, स्वच्छता बनाए रखना, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, नैपकिन का इस्तेमाल, साफ कपड़ा पहनना चाहिए। और कह रहा है कि है ना साबुन से हाथ धोना चाहिए। साबुन से क्या धोना चाहिए? साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी लिखती है, धोना चाहिए। और बाकी जो है इधर उधर जो इस्तेमाल किए गए कपड़े हैं उसे नहीं फेंकना चाहिए, एक सुरक्षित डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ये बातें रही मासिक धर्म के बारे में। हमें लग रहा है आपको मासिक धर्म अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं, निषेचन। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं निषेचन। ठीक है, तो आज अब हेडिंग लेते हैं अब निषेचन। टॉपिक का नाम हो गया निषेचन। छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये आपको भी आता होगा। चलो थोड़ी डिफिनेशन लिख दूं निषेचन की, तो लिखेंगे है ना, इस प्रक्रिया में भाई, इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में सही, इस प्रक्रिया में क्या होगा, नर युग्मक यानी कि नर युग्मक बोले तो, नर युग्मक बोले तो क्या, शुक्राणु। सही, नर युग्मक बोले तो शुक्राणु। और क्या, और क्या, तो और बोलो, और कौन रहेगा, और कौन रहेगा, तो रहेगा मादा युग्मक। सही, और रहेगा मादा युग्मक। यानी मादा युग्मक किसे कहते हैं बताओ, तो मादा युग्मक कहते हैं अंडाणु को। अंडाणु यानी कि शुक्राणु और अंडाणु है ना का क्या होता है, संलयन होता है, यानी दोनों आपस में फ्यूज होता है, संलयन होता है ना, संलयन होता है। और क्या बनाता है, और दोनों जब मिल गया, एन मिल गया तो फिर जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, जायगोट। और हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज का क्या होता है, युग्मनज का क्या होता है, निर्माण, है ना, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, थोड़ी एक पॉइंट और इंटरेस्टिंग है, सर ये कहाँ होता है ना, ये कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ी बताओ। तो हम बोलेंगे ये जो होता है, अगर आपको, ठीक है, अगर एक डायग्राम बताऊं तो आपको ये गर्भाशय वाली याद है क्या, इस तरह से हम लोग गर्भाशय पा रहे थे, है ना, इधर हो गया योनि मार्ग, यहाँ पे हो गया फैलोपियन ट्यूब हो गया। एक मिनट, ये देखो फैलोपियन ट्यूब थी। सही, और यहाँ पे था इनफंडिबुलम, यहाँ पे अंडाशय, और यहाँ पे देखो इधर भी था सेम चीजें, लेकिन इधर सिर्फ पार रहे हैं। यहाँ पे इस पोजीशन का नाम आपको पता है क्या, गर्भाशय जो फैलोपियन नली थी इसमें 3 भाग था, इसको कहते थे इस्थमस। सही, संकीर्ण पथ, इसको कहते थे तुम्बिका यानी कि एम्पुला। क्या कहते थे, एम्पुला कहते थे। और ये पार्ट क्या था, कीपक था, है ना, इनफंडिबुलम था, इनफंडिबुलम था। ठीक है, यहां तक आपको बुलम था। ठीक है, इसी रीजन में देखो, यहां से आया शुक्राणु, यहां से कौन आएगा, शुक्राणु आया, यानी कि शुक्राणु आया, और इधर से आएगा अंडाणु। ठीक है, यहां से आया अंडाणु, दोनों शुक्राणु और अंडाणु इस पोजीशन पे आएगा, और यहीं पे निषेचन की क्रिया क्या हो जाएगी, यानी तुम्बिका के रीजन में क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती। तो हम लिखेंगे निषेचन की क्रिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया जो होती है, निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, तुम्बिका क्षेत्र में होता है, तुम्बिका रीजन में होता है। अच्छा, अगर ऑप्शन में तुम्बिका नहीं है और ऑप्शन दे रखा है फैलोपियन नली, तो भाई तुम्बिका तो फैलोपियन नली की ना भाग है, तो फिर फैलोपियन नली हम लोग आंसर मारेंगे। ठीक है, आगे थोड़ी बात कर लें, थोड़ा आगे आ जाओ। सर निषेचन होने के लिए कुछ कंडीशन है कि अंडाणु जो है आके पहले बैठेगा, ये आएगा लेट में, ऐसा होगा क्या, या शुक्राणु पहले चल जाएगा, अंडाणु 2-4 दिन बाद निकलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे आवश्यक क्या है, निषेचन होने के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए कि दोनों, यानी दोनों युग्मक को, किस कौन कौन से युग्मक को,
तो एक युग्मक हो गया कौन सा, बोलो। एक हो गया शुक्राणु और स्पर्म, और दूसरा कौन सा हो गया, एंड कौन सा हो गया, अंडाणु, है ना। शुक्राणु और अंडाणु दोनों युग्मक को एक साथ, है ना, एक साथ कहाँ आना पड़ेगा, तुम्बिका वाले क्षेत्र में, यानी कि एम्पुला वाले क्षेत्र में, सही, एम्पुला वाले क्षेत्र में आना पड़ेगा। ये आवश्यक है, आना पड़ेगा, ठीक है, आना पड़ेगा। अब थोड़ी पता है ये चीजें, है ना। अब थोड़ी हम लोग प्रक्रिया पढ़ते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया में भाई मिलेगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो अंडाशय का डायग्राम आपको पढ़ाए हैं, फिर आपको शुक्राणु का डायग्राम भी आपको बता चुके हैं, तो उसको दोनों को, है ना, कैसे फ्यूज कर रहा है वो प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। ये तो सिंपल डिफिनेशन है निषेचन किसे कहते हैं, पढ़ लिए। आपसे देख में पूछे कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो आप थोड़ी एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो हम लोग आते हैं पेज में और एक डायग्राम आपको लाते हैं एनसीईआरटी का। ये डायग्राम, ये देखो डायग्राम जो है ना, ये अंडाणु का डायग्राम है। हमने पिछले वीडियो में आपको खुद से बना के डायग्राम आपको दिया था, है ना, लेकिन इस बार आपके लिए डायग्राम लेके आया एनसीईआरटी का, ठीक है। चलो यहाँ पे हम डायग्राम रखता हूं और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो सुनोगे, चलो देखो। अब आ जाओ निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा बीज सेचन। सबसे पहले क्या होगा, बीज सेचन होगा, यानी कि इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन होगा। भाई सर इंसेमिनेशन क्या है, तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या बोलेंगे, है ना। तो हम लोग कहते हैं बीज को मादा जनन अंग में, है ना, मैथुन की क्रिया से जाना, तो ये हो गया बीज का फीमेल के बॉडी पार्ट्स जनन अंग में जाना, ये कहलाता है बीज सेचन, है ना। थोड़ी बीज के बारे में थोड़ी और कुछ पॉइंट लिखें, तो थोड़ी पॉइंट ये लिखेंगे कि लगभग बीज जो होगा ना, अगर मान ले बीज अगर 100% है, सही, तो एक बार जो रसखलन होता है, एक बार जो क्वाइटस होगा, यानी कि मैथुन की क्रिया, यानी कि क्वाइटस होता है, ठीक है, क्वाइटस होगा, तो उस वक्त लगभग 20 से 30 करोड़, 20 से कितना, एनसीईआरटी डाटा लिखता है कि 20 से 30 करोड़, है ना, शुक्राणु यानी कि बीज निकलता है किसी पुरुष के बॉडी से, ठीक है, किसी पुरुष के बॉडी से एक क्वाइटस में, एक मैथुन क्रिया में कितना निकलता है, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु बोल दिए या बीज बोल दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 20 से 30, देखो अब 20 से 30 करोड़ तो निकला, इसको हम मान लेते हैं 100%। देखो यहाँ 100% नहीं, यहाँ पे 100% मानते हैं, ठीक है। 100% में लगभग जो होना चाहिए, है ना, लगभग जो होना चाहिए 60%, लगभग जो 60% होगा वो जो होना चाहिए, है ना, सामान्य आकार और आकृति की होनी चाहिए, सामान्य आकार व आकृति की होनी चाहिए, ठीक है। एक जैसा आकार होना चाहिए और आकृति होनी चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है, तभी समान प्रजनन के लिए आवश्यक है, तभी समान प्रजनन हो सकता है। और इस 60% में भी 40% जो होना चाहिए, 40%, है ना, इसमें होना चाहिए तीव्र गतिशीलता, यानी कि तेजी से, है ना, गतिशीलता, यानी कि ये तेजी से मूवमेंट करनी चाहिए, तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए, तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए, यानी कि vigorous मोटिलिटी होनी चाहिए, vigorous मोटिलिटी होनी चाहिए, समझे। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो मान ले सब कुछ नॉर्मल है, अब आ गया, है ना, मादा के जनन में आ गया, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, कैपेसिटेशन होगा, कैपेसिटेशन
सिटेशन हो जाएगा, सिटेशन हो जाएगा, जिसको कहते हैं क्षमता वर्धन, जिसको बोलेंगे क्षमता वर्धन। इसमें क्या होगा सर, क्षमता वर्धन में क्या होगा, तो इसमें जो है ना थोड़ा शुक्राणु के स्ट्रक्चर में चेंज होगा। चेंज इसलिए होगा कि मादा जनन पथ में तेजी से क्या कर सके, गति कर सके। तो हम बोलेंगे है ना, शुक्राणु की क्षमता में, शुक्राणु की क्षमता में क्या होती है, क्षमता में वृद्धि होती है, वृद्धि है ना, वृद्धि मादा जनन पथ में होती है, मादा जनन पथ में होती है। सही, कैपेसिटेशन कहां होगा, तो मादा के जनन पथ में होगा, थोड़ा बहुत शुक्राणु में चेंज होगा, उसके स्ट्रक्चर में होगा, इसलिए क्योंकि वो तेजी से गति कर सके, है ना, विगरस मोटिलिटी आ सके। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या होगा, अब तीसरा देखो है ना, तीसरा जो है, तीसरा होगा जोना पेलुसिडा से जुड़ाव। जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा से क्या होगा, चलो ये लाइट ये कम दिखता है ना, चलो तीसरा, तीसरा देखो हो जाएगा, कलर चेंज कर लूं, चलो जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा से क्या करेगा, सिडा से जुड़ाव होगा, यानी कि उससे जुड़ेगा। सर ये क्या कह रहे हो, तो इसमें क्या होगा, आपको अंडाणु का पिछले याद है, थोड़ा अगर पढ़ोगे तो अंडाणु होता था सेकेंडरी oocyte, सही, सेकेंडरी oocyte था, उसके चारों ओर था मेम्ब्रेन था, बिटेलाइन झिल्ली थी, फिर इसके चारों ओर एक और लेयर था जिसका नाम था जोना पेलुसिडा। सही, जोना पेलुसिडा के बाहर जो था लेयर था उसका नाम था कोरोना रेडियाटा, याद है, सही, कोरोना रेडियाटा। अब देखो क्या होगा, अब जो है जोना पेलुसिडा, जैसे ही देखो शुक्राणु है, एक शुक्राणु का डायग्राम भी पढ़ लेते, देखो इस तरह का शुक्राणु का डायग्राम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस तरह का शुक्राणु का डायग्राम पढ़ लेते हैं, गलत हो गया क्या, चलो हम शुक्राणु का डायग्राम पढ़ लेते हैं, इस तरह से था, ये इसका पूंछ था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करना है, इसको जो करना है, ये जोना पेलुसिडा में जाके संयोजन करेगा, जुड़ाव करेगा। जैसे ही जुड़ाव करेगा ना, जैसे ही जुड़ेगा तो क्या होगा, है ना, ये अपने आप को स्ट्रक्चर में चेंज करेगा जोना पेलुसिडा, और सिर्फ एक शुक्राणु को उसमें बाइंड होगा, लिखेंगे सिर्फ एक शुक्राणु को अपने में जुड़ने देगा, अपने में क्या करेगा, अपने में जुड़ने देगा, है ना, और किसी को नहीं जुड़ने देगा। 20-30 करोड़ है, सिर्फ एक को जुड़ने देगा, ठीक है, एक को जुड़ने देगा। साथ ही क्या करेगा, साथ ही क्या करेगा, है ना, साथ में देखो शुक्राणु अब क्या करेगा, शुक्राणु की एक्रोसोम, है ना, एक्रोसोम जो होगा, शुक्राणु को एक्रोसोम जैसे ही जुड़ा तो शुक्राणु की जो एक्रोसोम की जो यहाँ कैप नुमा स्ट्रक्चर था जिसमें एंजाइम रहता है, ठीक है, तो शुक्राणु की एक्रोसोम क्या करेगा, एक्रोसोम जोना पेलुसिडा की दीवार को, जोना पेलुसिडा की दीवार को क्या करेगा, दीवार को तोड़ देगा, है ना, दीवार को क्या करेगा, तोड़ देगा, थोड़ा सा छेद करेगा, है ना, दीवार को तोड़ देगा या छेद करेगा, तोड़ देना सही बात नहीं लग रहा है, दीवार को छेद करेगा, ठीक है, दीवार को छेद करेगा सिर्फ अपने लिए, ठीक है, दीवार को छेद किया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप में हो जाएगा केंद्रक का संलयन होगा, केंद्रक का क्या होगा, केंद्रक का संलयन हो जाएगा। सर केंद्रक का संलयन क्या है, अब क्या होगा, है ना, अगला क्या होगा, तो शुक्राणु का केंद्रक, यानी कि शुक्राणु का क्या हो गया, केंद्रक, केंद्रक, थोड़ा एक पॉइंट और लिख दूं, थोड़ा सा साथ में एक पॉइंट लिख दूं फिर लिखता हूं ये, ठीक है, देखो थोड़ा सा इसमें और एक पॉइंट ऐड करूं, इसी के साथ यहां पे क्या होगा, इसी के साथ यहां पे क्या होगा, तो अंडाणु, एक मिनट, चलो अंडाणु ही लिखते हैं,
चलो ये लिखेंगे कि सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, अच्छा सेकेंडरी oocyte पता है ना, तो ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, देखो कल की वीडियो में देख लेना, अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2 है ना, पूरा होगा, पूरा होकर है ना, पूरा होकर ऊटिड, ऊटिड, ऊटिड यानी कि अंड कोशिका, यानी कि अंड कोशिका, अंड कोशिका, ये रियल वाला ओवम हो गया है ना, रियल वाला क्या हो गया, ये ओवम हो गया, ऊटिड, तथा सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण करेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी का क्या करेगा, निर्माण करेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है। अब देखो ऊटिड बन गया, अंड कोशिका बन गया, अंत में देखो क्या होगा, तो चौथा स्टेप अगर बोला जाए तो चौथा स्टेप में होगा कि केंद्रकों का संलयन, यानी कि या फिर बोलेंगे जायगोट का निर्माण, ठीक है, हम लिखते हैं जायगोट का निर्माण, जायगोट का क्या हो जाएगा, निर्माण, तो क्या होगा जायगोट का निर्माण, तो हम बोलेंगे शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु का केंद्रक, शुक्राणु का केंद्रक यानी कि एन, ठीक है, तथा अंडाणु यानी कि अंड कोशिका के केंद्रक, अंड कोशिका के केंद्रक एन या 2n, एन ना, केंद्रक एन आपस में क्या करेंगे, आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, जुड़कर जायगोट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, एन या 2n, कितना हो जाएगा 2n, जायगोट कितना हो जाएगा, यानी कि 2n का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इस तरह से रहा आपका, क्या रहा, निषेचन की प्रक्रिया लिखना है तो लिख सकते हैं, कर दूं 2 मिनट फिर से रिव्यू, चलो फिर से बोलूं, देखो निषेचन की प्रक्रिया क्या होगा, तो वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन, सबसे पहले नर से जो है मैथुन क्रिया के द्वारा फीमेल के बॉडी में शुक्राणु को डाला जाएगा, है ना, बीज को डाला जाएगा, इसे हम वीर्यसेचन कहेंगे। फिर हो जाएगा कैपेसिटेशन, क्षमता वर्धन, इसमें क्या होगा, तो मादा के पथ में है ना शुक्राणु तेजी से ग्रो करने के लिए अपनी थोड़ी स्ट्रक्चर में चेंज करेगा ताकि जल्दी से क्या कर सके, मूव कर सके, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस, क्षमता वर्धन कहते हैं, क्षमता वर्धन कहते हैं, क्षमता वर्धन कह दिए, सही, क्षमता वर्धन कह दिए। शुक्राणु की क्षमता वृद्धि हो जाएगी मादा जनन पथ में, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, कहां हो रहा है, मादा जनन पथ में। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा देखो ये दीवारें हो गई, कौन सी हो गई, जोना पेलासुडा हो गया, है ना, जोना पेलुसिडा हो गया, इससे जुड़ाव होगा, किसका से जुड़ेगा, कौन, जुड़ाव किसका होगा, शुक्राणु का जुड़ाव, शुक्राणु का जुड़ाव किसका होगा, शुक्राणु का, तो लिखेंगे सिर्फ एक शुक्राणु को अपने में जुड़ने देता है, कौन, जोना पेलुसिडा। शुक्राणु की क्रोमोसोम जोना पेलुसिडा की दीवार को क्या करेगा, छेद करेगा, उसमें आपको याद है एंजाइम था उसके टोपिनुमा संरचना में, है ना, स्पर्म लाइसिन हाइलुरिडेज स्तनधारियों में होता था, वो दीवार को गला देगा, छेद करेगा, और साथ में जैसे ही टच करेगा ना, तो इसमें जो सेकेंडरी oocyte है जो अभी रुका हुआ है ना, इसी में अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ऊटिड एक बड़ा सा ऊटिड अंड कोशिका और साथ में सेकेंडरी पोलर बॉडी छोटा सा निर्माण करेगा, है ना। करने के बाद अब क्या होगा, चौथा स्टेप में जायगोट का निर्माण होगा, यानी कि शुक्राणु का केंद्रक जो इसके अंदर आया है और अंड कोशिका का केंद्रक दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, वो भी एन अगुणित और ये भी एन अगुणित, एन एन मिलने से जायगोट बनेगा, जिसे हम कहते हैं 2n, हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं, सही। ये रहा निषेचन की क्रिया, सही। हमें लग रहा है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ी बात और कुछ कर लें, हाँ चलो, अब निषेचन अब जान लेते हैं कि लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होती है ना, क्रोमोसोम किस तरह से उसकी क्रोमोसोम किस तरह से इफेक्ट करता है, तो वो थोड़ा सा टॉपिक ले लेते हैं, बस ये टॉपिक को आज एंड करते हैं। चलो और थोड़ी ले लेते हैं, ये लेते, चलो आ जाइए, लिखो लिंग निर्धारण, शिशुओं में लिंग निर्धारण, हेडिंग मारो, हेडिंग लेंगे शिशुओं में लिंग निर्धारण, क्या लेंगे, शिशुओं में क्या लेंगे, शिशुओं में
शिशुओं में लिंग निर्धारण, शिशुओं में क्या लेंगे, लिंग निर्धारण। या क्वेश्चन एक और तरीके से बना सकते हैं, ये क्वेश्चन और क्या बनाएंगे, इस क्वेश्चन को और हम बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन को क्या बनाएंगे कि शिशुओं में लिंग निर्धारण, या फिर बना सकते हैं गुणसूत्र, शिशुओं में गुणसूत्र की संरचना, शिशुओं में गुणसूत्र का निर्धारण, गुणसूत्र का निर्धारण। ठीक है, इस तरह से लेंगे, दो क्वेश्चन लेंगे और दोनों का मीनिंग क्या होगा, आंसर एक ही होगा। चलो करें शुरू, चलो शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट पहले लिखते हैं। क्या करेंगे भाई, लेंगे क्या लेंगे कि शिशुओं में लिंग निर्धारण कौन करता है, शिशुओं में लिंग निर्धारण, चलो डायरेक्ट लें, चलो ये छोड़ो इसको, आप लिखेंगे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, बोलो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो होता है कितना 46, सही, या फिर इसी को कहते हैं 23 जोड़ा कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर माना जाए है ना, मनुष्य में अगर मेल में कौन कौन सा होता है, तो हम लिखेंगे पुरुष में। ठीक है, अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो होता है ना, वो लिखते हैं पुरुष में एक सेल में कितना हो गया 46 गुणसूत्र। इसको लिखने का तरीका हो गया, इसको लिखते हैं 44 प्लस एक्स वाई, सही। अभी जो 44 है ना, इसको हम कहते हैं ऑटोसोम, कहते हैं, और जो एक्स वाई है, जो एक पेयर एक्स वाई है, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यही जिम्मेदार है नर या फिर मादा, है ना, शिशु में नर शिशु बनाने या फिर मादा शिशु को बनाने के लिए। दूसरी बात, अच्छा, इसका अगर गैमिट बनेगा, सही, अगर युग्मक बनेगा तो कितने प्रकार का गैमिट बनेगा, तो बनेगा गैमिट तो होता है 2n होता है कि n होता है, n होता है युग्मक, नहीं, शुक्राणु जो होगा दो टाइप के शुक्राणु बन जाएंगे। एक शुक्राणु देखो 42 आएगा तो 22 प्लस x, है ना, एक शुक्राणु बनेगा 22 प्लस x, क्योंकि 23 ही बनना है तो 22 और x। ठीक है, अच्छा देखो इसे फिर से सुनो, पुरुषों में 46 गुणसूत्र हुआ, 44 एक जैसा होता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑटोसोम कहते हैं। और एक्स वाई जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसकी साइज जो होता है ना वाई शेप का होता है, थोड़ा इस सबसे अलग होता है। अब देखो पूरा जो अगर कोई नर है इसमें शुक्राणु है, अगर इसका युग्मक बनेगा यानी कि गैमिट बनेगा तो दो टाइप के गैमिट बन सकता है। देखो किस किस तरह से, तो गैमिट हो गया 22 प्लस एक्स बनेगा, ठीक है, ये एक टाइप का, ये 50% बनेगा। और दूसरा टाइप का बन जाएगा 22 प्लस क्या, एक बार एक्स लिए तो दूसरा कौन सा हो जाएगा वाई, यानी कि दो टाइप के, है ना, दो प्रकार के युग्मक बन रहे। कितने प्रकार के युग्मक है, यानी कि हम बोलेंगे दो प्रकार के क्या बनते हैं, नर में युग्मक बनते हैं, ठीक है। और अगर मादा की बात करें, तो मादा में अगर बात करें तो मादा में भी 46 गुणसूत्र, सही, एक सिल में 46 गुणसूत्र। इसमें अगर इसमें भी बात करें तो इसमें 44 वो ऑटोसोम, और इसमें एक्स वाई नहीं होता, इसमें सिर्फ एक्स एक्स होता है ना, तो एक्स एक्स ही, इसी को कहते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब थोड़ी आप ये बता दो कि इसमें कौन कौन सा कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, युग्मक के प्रकार कितने हो जाएंगे। युग्मक के प्रकार की बात करें, युग्मक के प्रकार की बात कर ले तो कौन कौन सा हो जाएगा। देखो इसमें देखो 44 प्लस एक्स ही बनेगा, और कोई चांस है बनने का, क्या है कोई चांस बनने का, नहीं, सिर्फ एक प्रकार का। युग्मक के प्रकार कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक, कौन सा, 44 प्लस एक्स, ठीक है, यानी कि अंडाणु की क्रोमोसोम कौन सा हो जाएगा 44 नहीं 22 ना, क्योंकि एन होता है ना अंडाणु, तो 22 प्लस एक्स यानी कि 23 होगा, तो 22 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आनी चाहिए बातें। अब देखो
इसके पास अलग है, नर के पास देखो अलग अलग गुणसूत्र है। अब मादा का अंडाणु तो एक ही प्रकार का आएगा, अब कौन सा किससे मिलेगा वो डिसाइड करे। मोस्टली जो है वाई वाला जो है ना वो पुरुष को डिसाइड करता है, सही, नर को डिसाइड करेगा, और एक्स वाला जो है वो मादा को डिसाइड करता है ना। तो यहां पे लिखते हैं अगर एक्स एक्स होगा तो पुरुष मादा हो जाएगा, और अगर एक्स वाई मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको निषेचन करवाते हैं। अब देखो ये तो पुरुष और महिला में रहा, अब हम निषेचन करवाते हैं। और देखो अगला पेज में निषेचन करवाते हैं। देखो निषेचन के बाद लिखते हैं निषेचन या निषेचन, निषेचन तथा निषेचन के बाद, निषेचन तथा या निषेचन के बाद लिखते हैं। चलो ठीक है, निषेचन और निषेचन के बाद, निषेचन तथा निषेचन के बाद, निषेचन तथा निषेचन के बाद। चलो लिख लें। अब दोनों देखो गैमेट है, पहले लिखते हैं नर और मादा। बोलो कितने है ना, नर से बन जाएगा ये हो गया 44 प्लस एक्स वाई, और ये हो गया 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, अब इसका बना दो युग्मक, क्या बना दो, युग्मक बनाओ। ये तो जनक हो गया, इसका बना दो युग्मक बनाओ। तो कौन कौन सा युग्मक बनेगा भाई, गैमेट कौन कौन सा बनेगा, गैमेट कौन कौन सा बनेगा, तो बनेगा सर शुक्राणु जो बनेगा ना, शुक्राणु जो बनेगा 23 प्लस एक्स बनेगा, और कौन सा बनेगा तो 23 प्लस, कौन सा बनेगा 23 प्लस वाई बनेगा। इसकी बात कर ले तो इसमें कौन कौन सा बनेगा, तो इसमें जो बनेगा, इसमें जो बनेगा है ना, इसमें बनेगा कौन सा बनेगा तो 44 प्लस एक्स। चलो दो यहां लिए हैं शुक्राणु अलग अलग, तो हम अंडाणु भी दो ले लेते हैं, तो एक अंडाणु और हो जाएगा 44 प्लस एक्स, लेकिन है तो एक जैसा अंडाणु। अब देखो आपस में मान लेते हैं कि ये जो किया इसके साथ करेगा निषेचन। ठीक है, ये जो शुक्राणु है इस अंडाणु के साथ किया तो देखो क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो 22 लिखना पड़ेगा, थोड़ी गलती हो गई, चलो सही कर लेता हूं। चलो क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये अंडाणु हो गए। ठीक है, अब देखो दोनों को अगर निषेचन करेगा तो फिर क्या करेगा, बोलो 1 मिनट 22, चलो कितना हो गया 22 और 22 मिलके कितना हो जाएगा 44 ना, और एक्स और एक्स तो 44 प्लस एक्स एक्स, ये देखो मिलेगा तो फिर से देखो मान ले ये वाला रहा तो फिर क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स और वाई। फिर देखो अगला जो है ये वाला जो रहा है ना, ये वाला जो रहेगा, ये वाला जो रहेगा अब की बार इससे एक बार मिला दो तो क्या बन जाएगा 44 प्लस एक्स और वाई। फिर देखो एक बार इसको इससे मिलाओ तो फिर क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 44 प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई। सही, एक मिनट 44 एक्स वाई इसके साथ एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा ना, अच्छा 3 को इसी से मिला दिए क्या, देखो फिर से थोड़ी देखो फिर से जल्दी से इसको है ना, इसको मिलाना है इससे एक बार, फिर मिला दिए इसको इससे। ठीक है, फिर कलर चेंज कर लेता हूं, इसको मिलाते हैं इससे और इसको मिलाते हैं इससे। अब देखो मिलाओ तो क्या हो जाएगा 44 प्लस क्या हो जाएगा एक्स और एक्स। फिर देखो इसको मिलाओ इससे तो 44 प्लस क्या हो जाएगा एक्स और एक्स, इसको मिलाओ क्या हो जाएगा, ये देखो वाई था ना तो हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, और इसको मिलाओगे 44 प्लस एक्स वाई। यहां पे देखो बोलो अगर एक्स एक्स है तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो एक्स एक्स अगर रहा तो लड़की होगी है ना, और एक्स वाई रहा तो क्या होगा लड़का होगा। फिर से देखो यहाँ पे अब बताओ क्या हो जाएगा, लड़का या लड़की, बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, तो ये जो शिशु होगा वो क्या होगी लड़की होगी, ये शिशु कौन सी होगी, ये भी लड़की होगी, ये कौन सा होगा लड़का होगा है ना, ये कौन सा होगा लड़का होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए है ना, तो डिसाइड कौन कर रहा है, तो वाई डिसाइड कर रहा है, एक्स पर तो कोई प्रभाव नहीं है ना, वाई डिसाइड कर रहा था। हम बोल लें तो एक पॉइंट आपको नोट बोल दें है ना, नोट आपको बोल दें है ना कि
शिशुओं में लिंग निर्धारण के लिए कौन, महिला या पुरुष? तो हम बोलेंगे पुरुष जिम्मेदार होता है। पुरुष क्या होता है? जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसके पास अलग अलग क्या होता है? लिंग क्रोमोसोम होता है। लेकिन हमारे समाज में अभी भी कुरीतियां हैं कि अगर बाल बच्चा में लड़कियां ज्यादा हो रही है या लड़के ज्यादा हो रहे हैं तो फिर है ना दोष दिया जाता है महिलाओं को। लेकिन बायोलॉजिकल रूप से कौन जिम्मेदार है? पुरुष जिम्मेदार है। और हम लोग ने यहाँ पे प्रूव करके देख भी लिया है ना। हमें लग रहा है अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ लिए? आज पढ़ लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफिनीशन पढ़े, उसकी अवस्था को देखे, 4 अवस्था को देखे। फिर हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हम लोग? फिर पढ़े इससे पहले जो क्या पढ़ लिए हम लोग? देखो इससे पहले क्या पढ़ लिए? निषेचन पढ़ लिए, फिर निषेचन की प्रक्रिया पढ़े हैं, फिर हम लोग शिशुओं में निर्धारण पढ़े हैं, और एक टॉपिक होता है मासिक धर्म और मध्य चक्र। तो ये टॉपिक पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जो गाय भैंस में होती है ना, तो वो पीरियड को पढ़ते हैं, तो वहां पे दोनों के बीच डिफरेंस पूछता है। यहाँ पे तो नहीं बताया, ये फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं। चलो आज हम लोग ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में जो इसके बाद युग्मनज के बाद का क्या विकास होगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज आपको समझ में आया है तो आप इसको अब सारा क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।